व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं, आज यूनिट नंबर 7 करेंगे और यूनिट नंबर 8 करेंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसमें इंजरीज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हाँ, फिजियोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, बट ठीक है यार, पार्ट ऑफ सिलेबस है, कभी कभी बोरिंग भी पढ़ना तो पड़ता ही है। तो पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो भी आपके चैप्टर्स बच गए, कल मैं वो सारे चैप्टर्स खत्म करा के सिलेबस को समाप्त कर दूंगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और चीजों को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों हम लोग सबसे पहले स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो सर सबसे पहले स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी होता क्या है? देखो बच्चों, फिजियोलॉजी का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि स्पोर्ट्स का, यानी अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो या आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, तो उसका आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आता है, उसकी स्टडी को हम लोग स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअल में फिजियोलॉजी यही होता है कि ह्यूमन किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहा है या किस तरीके से लाइफ को सस्टेन कर रहा है, उसकी स्टडी करनी है हमने, है ना। स्पोर्ट्स जोड़ दिया तो स्पोर्ट्स का क्या प्रभाव है, देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशंस ऑफ द एथलीट्स, कि कैसे एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको मदद करती है आपकी बॉडी के फंक्शन में और स्ट्रक्चर में, कैसे डेवलप होता है आपका स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो बच्चों, फिजिकल फिटनेस के लिए ना 4 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे। 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 4 मेन कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब कि आपकी बॉडी में कितनी ताकत है। जैसे आप जिम जाओगे तो आप अलग अलग डंबल्स उठाओगे। आप जो डंबल्स उठाओगे बच्चों, वो आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से उठाओगे, जितनी आप में जान है उस हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब कुछ लोग सिलेंडर उठा के एकदम से कर देते हैं, कुछ लोगों को जोर लगता है, कुछ लोग नहीं उठा पाते। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ। दूसरा स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि आप कोई चीज कितनी तेजी से कर रहे हो। जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो कौन कितनी तेज भाग रहा है, स्पीड पे डिपेंड करेगा। तीसरा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस बच्चों हमारा स्टेमिना की बात करते हैं हम लोग। स्टेमिना का मतलब कि आप कौन सा स्पोर्ट कितनी देर तक खेल पा रहे हो, दैट इज योर एंड्योरेंस, दैट इज योर स्टेमिना। चौथा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बच्चों आपकी बॉडी में लचीलापन कितना है, आप कितना बेंड कर पा रहे हो खुद को। कई छोटे बच्चों को देखा आपने, कहीं से भी गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, और वहीं अगर कोई एजेड इंसान गिर जाए तो उसकी एकदम से हड्डी टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो 4 चीजें हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। चारों ही कैसे इंपैक्ट करती हैं या कौन कौन से फैक्टर्स इनको इंपैक्ट करते हैं, वो सब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं। अब बच्चों हम 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को इंपैक्ट करेंगे, मतलब जो आप फोर्स लगा पा रहे हो, जितना आप में जान, जिसको बोलते हो कितनी जान है एक बंदे में। तो स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला होता है साइज ऑफ द मसल। आपका मसल साइज क्या है। देखो यार, हम जिम क्यों जाते हैं? हमारी मसल जो है वो स्ट्रांग होने लगती हैं, बड़े होने लगती हैं। उससे क्या होगा, जितना अच्छा साइज ऑफ द मसल होगा उतना अच्छा आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी। वो है ना मेरा 16 का डोला, ओ भाई साहब, वो 16 का जो डोला है ना, वो 16 इंच का जब होगा, इट मीन्स आपका जो साइज है मसल का वो बड़ा है, तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी यार, सीधी सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो साइज ऑफ द मसल पे काम करना पड़ेगा। सर साइज ऑफ द मसल कैसे बेटर होगा? भाई साहब, वेट लिफ्टिंग से, प्रॉपर एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से, अच्छी स्लीप से, ये सब होगा तो बढ़िया मसल बन जाएगा। दूसरा आपका बॉडी वेट। अब कुछ इंसान अगर आप बॉडी वेट में रिलेटिवली कंपेयर करोगे तो जिसका बॉडी वेट ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, जिसका बॉडी वेट कम होगा उसका स्ट्रेंथ भी कम होगा यार, सीधी सीधी सी बात है। तीसरा आता है बच्चों मसल कॉम्पोजिशन। बाबू मसल कॉम्पोजिशन में ना हमारे पास 2 प्रकार की मसल्स होती हैं, एक होती है फास्ट ट्विच, एक होती है स्लो ट्विच। ठीक है, तो अलग अलग मसल का अलग अलग काम है। इनको हम वाइड या रेड मसल से भी जानते हैं। अगर आप कभी फोटोज देखी होगी आपने, जो ये गूगल पे हम ह्यूमन बॉडी की अगर इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर्स देखें तो वहां पे आपको मसल्स व्हाइट और रेड कलर की दिखाई देंगी। तो जो व्हाइट कलर की होती हैं उनको हम फास्ट ट्विच फाइबर्स बोलते हैं, और जो रेड कलर की होती हैं उनको हम स्लो ट्विच फाइबर्स बोलते हैं। तो हमारे पास अलग अलग मसल का अलग अलग काम होता है। अल्टीमेटली अगर हम यहां पे स्ट्रेंथ की बात करें
तो स्ट्रेंथ में बच्चों फास्ट ट्विच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखो लिखा हुआ है द फास्ट ट्विच फाइबर्स आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर एंड देयरफॉर दे कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का मतलब कि हमारा नर्वस सिस्टम कितने अच्छे से काम कर रहा है, नसों में कितनी जान है। अगर आपकी नर्व्स कमजोर हो जाएंगी ना तो भी आप कुछ भी नहीं उठा पाओगे, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि एक इंसान का नसें ब्लॉक हो गई, अब मसल तो है उसके पास लेकिन नसें ब्लॉक हो गई, नसें ब्लॉक हो गई तब भी उसका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा, पैर ठीक से काम नहीं कर रहा। जिन लोगों को आप पैरालिसिस देखते हो वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से ही हमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। तो बच्चों ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को इंपैक्ट करते हैं। साइज ऑफ द मसल, बॉडी वेट, मसल कॉम्पोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स। अ मसल इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स। टोटल फोर्स ऑफ द मसल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मोटर यूनिट्स। ठीक हो गया बेटा। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो एक इंसान कितनी तेजी से कैसे भाग सकता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की जो मल्टीपल रेसेस होती हैं, उन रेस के कारण किस तरीके से एक इंसान तेज भागता है, एक स्लो भागता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहां पे आता है नंबर 1 मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर से वही बात है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है आपको कितने क्विक सिग्नल्स मिल रहे हैं। आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ लोगों को देखोगे कि उनका रिएक्शन बहुत क्विक होता है, कुछ लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं। कि लेट सपोज 3 है, एक चिंटू है, एक चिंटी है, एक पिंकी है, तीनों के आगे हमने छिपकली गिर दी तो एक एकदम से रिएक्ट करेगा, एक थोड़ा स्लो, एक थोड़ा और स्लो। तो सबका अपना अपना रिएक्ट करने का टाइम होता है। वो रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड करता है, आपके नर्व इंपल्स पे, कि आपकी नर्व्स, आपको माइंड से कितनी जल्दी सिग्नल मिल रहा है बॉडी को कि मुझे रिएक्ट करना है। तो स्पीड भी तो ऐसे ही है कि आपके माइंड से कितनी जल्दी सिग्नल मिला और आप बहुत तेजी से भागे। तो स्पीड के लिए सबसे पहला फैक्टर वही है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है उसकी कितनी अच्छी मोबिलिटी है। दूसरा मसल कॉम्पोजिशन। भाई देखो अगर आपके पास अच्छी मसल्स होंगी, फिर से सीधी सीधी सी बात है, आपके पास अच्छी मसल्स होंगी, फास्ट ट्विच फाइबर्स आपके बढ़िया काम करेंगे तो आप तेजी से भाग भी पाओगे, राइट। तो स्पीड के लिए भी बेटा हमारे पास फास्ट ट्विच फाइबर्स अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करेंगे। उसके बाद होता है बेटा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि जो आपको बहुत क्विकली, आपको पूरी जान लगाए करनी होती है। जैसे मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, सपोज हम बात करते हैं कबड्डी की या हम बात करते हैं बॉक्सिंग की, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको फटाफट से जान, या रेसलिंग ले लो, जो अखाड़े होते हैं, जान लगा के बाहर फेंकना है ना दूसरे ओपोनेंट को। या बॉक्सिंग में आप जितनी तेजी से बॉक्सिंग करोगे, जितनी बढ़िया तेजी से स्पीडीली करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगती है। अलग अलग चैप्टर्स में मैं आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ भी पढ़ाऊंगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ से स्पीड पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी यार, जितना आप ज्यादा फ्लेक्सिबल होगे उतना आप तेज भाग पाओगे। कम फ्लेक्सिबल हो तो आप उतना तेज नहीं भाग पाओगे। देखो लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो डिटरमाइन द स्पीड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इनफैक्ट गुड फ्लेक्सिबिलिटी से आप मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट्स कर सकते हो, राइट। बढ़िया हो गया सर ये भी। देन वी हैव इंड्योरेंस। के लिए क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं। एंड्योरेंस का मतलब बच्चों स्टेमिना। स्टेमिना हर खेल में चाहिए, कौन कितनी देर तक खेल पा रहा है। अब जैसे क्रिकेटर्स को देखो, आपको टेस्ट मैच देखना है, पूरे पूरे दिन बैटिंग करते हैं, धूप में, छाव में, बारिश आ गई है तब भी हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, खेल रहे हैं। या बारिश में फुटबॉल तो खूब चलता है, क्रिकेट तो चलो फिर रुक जाता है, फुटबॉल तो चलता रहता है। देखो कितना एंड्योरेंस चाहिए, कितना स्टेमिना चाहिए। तो स्टेमिना को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं। सबसे पहले होती है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो यहां पे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। देखो हमारी बॉडी में ब्लड तक अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो चाहिए वो किस तरीके से आएगी। देखो जितना हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल होगा प्रॉपर, ठीक है, ब्लड के थ्रू सप्लाई होगा, उतनी एनर्जी हमें देखने को मिलेगी, उतनी हमें बढ़िया तरीके से हम एनर्जेटिक फील करेंगे। तो कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी किस तरीके से आएगी कि आपकी बॉडी में कितना आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, किस तरीके से आप ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हो, कि वो ऑक्सीजन आपको हेल्प कर रहा है ब्लड को अलग अलग जगह पहुंचाने में, एनर्जी रिलीज करने में। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जितना अच्छे से आप लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, जितना आपकी ब्रीदिंग पे कहीं ना कहीं कंट्रोल है, वो आपका धीरे धीरे स्टैमिना बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कौन सप्लाई करता है, सप्लाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे है, आप कितना ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
ठीक है ना, टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। उसके बाद ऑक्सीजन का अपटेक क्या है, अपटेक का मतलब कितना वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो पहले तो आया ऑक्सीजन, आपने ब्रीद इन किया, फिर कैसे वो सप्लाई हुआ, कितना वो एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद बच्चों जो आपके पास पहले से एनर्जी रिजर्व्स है, भाई आज जो तुम पूरा दिन फास्ट रख लो, तुम तब भी काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, रिजर्व्स है तुम्हारे पास एनर्जी के। तो एंड्योरेंस के लिए एरोबिक कैपेसिटी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है बच्चों लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस। ये हमारी बॉडी कितने अच्छे तरीके से लैक्टिक एसिड को टॉलरेंट कर पा रही है। जितना बेटर वे में हम लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम देर तक स्पोर्ट्स खेल पाएंगे। तो देखो लिखा हुआ है द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एनारोबिक कैपेसिटी। तीसरा क्या है, मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब समझते हो बच्चों, मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि दो लोग भाग रहे हैं, एक एथलीट है और एक नॉर्मल इंसान है। तो एक एथलीट जो भाग रहा होगा ना बच्चों, वो भी उसी स्पीड से भाग रहा होगा और एक नॉर्मल रनर भी उसी स्पीड से भाग रहा होगा। लेकिन एथलीट की जो एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी वो कम कंज्यूम हो रही होगी और एक नॉर्मल रनर की ज्यादा कंज्यूम होगी, तो वो ज्यादा देर तक भाग ही नहीं पाएगा। तो एथलीट की बॉडी में जो मूवमेंट इकोनॉमी होता है ना, वो बेटर होता है। देखो लिखा हुआ है इकोनॉमिकल मूवमेंट्स आर significant for endurance performance. A runner who can run at a given pace with less energy can continue with the same speed. ठीक है। लास्ट में आता है मसल। ऑफ कोर्स मसल का तो इंपैक्ट आता ही है, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो व्हाइट और रेड मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ पे, आपकी स्पीड पे, आपकी एंड्योरेंस पे बहुत इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे द स्लो ट्विच फाइबर्स, वो आपकी एरोबिक एक्टिविटी के लिए, एंड्योरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं भाई, देखो छोटा बच्चा कितना फ्लेक्सिबल होता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मसल स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स कितनी स्ट्रांग है। जितनी आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, कहीं ना कहीं आप उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप देखते हो जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं उनको भी आप लोग देखोगे कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, अच्छे से अपनी बॉडी को कहीं भी किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेंथ बेसिक तो चाहिए ही चाहिए। द मसल शुड हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ टू मेक द मूवमेंट्स पॉसिबल, स्पेशली अगेंस्ट द ग्रेविटी। स्पेशली जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे होते हो तब ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है बच्चों, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है। इसके बाद जॉइंट स्ट्रक्चर। बेटा कुछ जॉइंट्स जो होते हैं उनमें ज्यादा मूवमेंट्स होती हैं और कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर कम मूवमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखा, फिर जॉइंट का स्ट्रक्चर देखा। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको ये देखना है कि आप कौन से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो। क्या वो जॉइंट सच में फ्लेक्सिबल इतना है भी जितना आप करना चाहते हो? अगर आप जरूरत से ज्यादा उसको फ्लेक्स करोगे तो फिर वहां पे इंजरी हो सकती है। तीसरा क्या है, एज एंड जेंडर। बच्चों देखो जितनी यंग एज होती है उतनी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है, बॉडी में फैट बढ़ता चला जाता है, मसल कम होती चली जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एज पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। स्ट्रेचेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप एक मसल को किस लेवल तक स्ट्रेच कर सकते हो, राइट। उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है बेटा कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी हीट जनरेट हो रही है। देखो जब आप भागते हो ना, जब आप भागते हो तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। आपने विंटर्स में देखा कि सर्दी में सुबह सुबह तो एकदम खेला ही नहीं जाता। जैसे हमारे मैचेस होते हैं क्रिकेट के, तो सुबह सुबह तो बॉल पे हाथ लगाने से भी डर लगता है भाई, लेदर की बॉल होती है, हाथ ठंडे हो रहे होते हैं, पकड़े जाती नहीं एकदम से। लेकिन थोड़े ही देर बाद, 4-5 ओवर के बाद, क्योंकि हम लोग तो 30 ओवर मैच खेलते हैं, 4-5 ओवर के बाद एकदम बॉडी गर्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है, वो बॉल आराम से हम पकड़ते हैं, उसी से खेलते हैं, बहुत सही रहता है। तो बॉडी टेम्परेचर से भी फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत इंपैक्ट आता है। अगर बॉडी ठंडी रहेगी ना तो वो कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। हीट से बॉडी हमेशा जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है। उसके बाद प्रीवियस इंजरी। बच्चों अगर आपको कहीं पे इंजरी हुई है तो फिर वहां पे वो इतनी अच्छे तरीके से वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको बहुत सारी मेजर्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी थेरेपीज करानी पड़ती हैं, तब जाके वो फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ पाती है। ठीक है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की चीजें हो गई। लो सर, तो 4 फैक्टर बच्चों मेन होते हैं हमारे पास, स्ट्रेंथ के लिए, स्पीड के लिए, एंड्योरेंस के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार देख लेना सारे के सारे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब आ रहा है दूसरा टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब यहां पे ये है, देखो कार्डियो हमारे हार्ट की बात कर रहा है, रेस्पिरेशन हमारे लंग्स की बात कर रहा है। कार्डियो में मेन काम हार्ट का ब्लड को पंप करना है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। तो दोनों का मिलजुल के काम होता है तो ही बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो दोनों ही चीजों पे इंपैक्ट आता है। ठीक है, क्या इंपैक्ट आता है? नंबर 1, इंक्रीज इन साइज ऑफ द हार्ट। देखो हार्ट भी एक मसल है यार, है ना। जैसे हम अलग अलग बॉडी लेग्स को एक्सरसाइज करते हैं, आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं, शोल्डर्स, चेस्ट की, बैक की एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरीके से हार्ट की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। हार्ट की एक्सरसाइज कैसे होती है? कार्डियो से होती है, जो हम जिम में कार्डियो करते हैं। तो कार्डियो का मतलब सिर्फ मोटापा घटाने के लिए नहीं होता, हम हार्ट को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, तो हार्ट की मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। व्हेन वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज, द मसल्स ऑफ द हार्ट इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ। साइज भी बेटर होता है, स्ट्रेंथ भी बेटर होता है। रेस्टिंग हार्ट रेट बेटर हो जाता है। रेस्टिंग हार्ट रेट का क्या मतलब होता है बच्चों? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, तब किस हिसाब से हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है जब हम किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल हेल्थ को देख रहे होते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाता है, उससे आपका रेस्टिंग हार्ट रेट भी काफी इंप्रूव होता है एंड यू फील मोर एनर्जेटिक, आपकी लाइफ लंबी हो जाती है। Right? After regular exercise, the heart finally becomes more efficient. It has been noted that highly conditioned athletes can have their resting heart rates in the 30s. ये बच्चों बीट्स की बात करता है, ठीक है। तो कितनी बीट पर सेकंड हो रही है या पर मिनट हो रही है, तो बीट्स की बात करता है। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज एट रेस्ट। जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें रहता है 50 से 70 ml पर बीट। ठीक है, कि एक बार जब हार्ट बीट कर रहा है तो 50 से 70 ml तक स्ट्रोक आपको देखने को मिलता है ब्लड में। वहीं पे जो ट्रेंड होते हैं उनका 70 से 90 ml का होता है, और जो बहुत बेस्ट एंड्योरेंस वाले एथलीट्स होते हैं वो 90 से 110 ml। तो देखो ब्लड कितने अच्छे तरीके से उनकी बॉडी में सप्लाई होगा, कितने अच्छे तरीके से हर बीट में जब हार्ट हमारा पंप कर रहा है तो कितने अच्छे से ऑक्सीजन कितने अच्छे से बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो रही है। तो एथलेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिक्रीज इन बीपी, बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी है, तो अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो ये भी कम होता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा मसल्स तक ब्लड पहुंचता है, यू फील बेटर, यू बिकम स्ट्रांग। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? अब हमारे पास आ रहा है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर मस्कुलर सिस्टम। अभी हमने एक्सरसाइज का इंपैक्ट देखा, कहां पे इंपैक्ट देखा हमने? सबसे पहले देखा हमने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब हम इंपैक्ट देख रहे हैं बच्चों मस्कुलर सिस्टम पे। मस्कुलर का क्या मतलब हो गया बेटा? मसल्स पे, राइट। अभी तक तो हम हार्ट पे देख रहे थे मेनली सारी चीजें, हार्ट पे, लंग्स पे। अब मसल्स पे चेक करो। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तो ऑफकोर्स ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? मसल से आप ज्यादा काम कर सकते हो। सपोज आप जिम में जा रहे हो, ठीक है। अब जिम में अगर आपको कोई बार से वेट लिफ्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। जब आप वेट उठाते हो तो अल्टीमेटली खून पहुंचता है पूरा मसल के अंदर, तो आप प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, प्रॉपर्ली उसको छोड़ते हो। तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्क्वीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ब्लड अच्छे से फ्लो कर पाए। जितना ज्यादा मसल में ब्लड अच्छे से फ्लो करता है उतना अच्छे से आप मसल को ग्रो कर पाते हो। तो वही वाली बात यहां पे लिखी हुई है, देखो ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर आपको इन ऑर्डर टू मैच द डिमांड ऑफ फ्यूल टू मसल को जितना फ्यूल चाहिए, सप्लाई भी तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। तो इसीलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो प्रॉपर फ्यूल पहुंचता है मसल तक, मसल अच्छी बनती है। दूसरा, मसल टेम्परेचर बेटर होता है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया कि जब बॉडी हीटेड होती है तब वो ज्यादा बेटर वे में काम कर पाती है। तीसरा बच्चों, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से आप ज्यादा फ्लेक्सिबल फील करते हो, चोट वोट नहीं लगती, इंजरी भी नहीं होती। नंबर 4, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट। मसल को देखो ऑक्सीजन चाहिए, अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं देगा तो उससे एक्यूमुलेशन हो जाएगा लैक्टेट का, लैक्टेट एसिड का मसल्स में, जिससे पेन होगा, सोरनेस होगा। तो एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो की वजह से वो सब कुछ भी नहीं होता। देन माइक्रो टीयर इन मसल फाइबर्स। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो मसल टिश्यू जो है वो स्ट्रेस में जाता है, जिससे माइक्रो टीयर्स होते हैं, छुटर पुटर टीयर्स हो जाते हैं, मसल टूटती है। भाई मसल टूटेगी
तभी तो मसल बेटर बन के आएगी ना। आप जिम जाके क्या करते हो, मसल कैसे बनती है, आप वेट उठाते हो, मसल ब्रेक होती है, फाइबर्स टूटते हैं, फिर नया मसल बन के आता है, तो वही तो तकड़ा मसल होता है बच्चों। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो टीयर्स हो रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब मसल टूटेगी फिर नया बनेगा, राइट। उसके बाद बच्चों देखो ये कुछ 5 पॉइंट्स और भी हैं, आपके लिए इतना इनफ है। ये वाले सिर्फ आप रीड ओनली में रख सकते हो, सिर्फ इनको पढ़ सकते हो, वो भी मन करे तो, छोड़ना चाहो तो ऊपर वाले इनफ है। इसमें क्या होगा देखो, हाइपरट्रॉफी बेटर होगा। हाइपरट्रॉफी बेटर होने का मतलब वही है कि मसल ब्रेक होगी प्रॉपर्ली, फिर नई मसल बनेगी। स्ट्रेंथ डेवलप होगा आपके लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, साइज बढ़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट। तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने ऊपर वाले 4-5 पॉइंट्स पढ़े, दैट इज इनफ, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। इसके बाद क्या आ रहा है, एजिंग से क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो बच्चों, एजिंग तो सबकी होनी है, राइट। जैसे जैसे इंसान एक एज करता है, इंसान बड़ा होता है, एज उसकी बढ़ती है, तो उसकी माइंड पे, उसकी मसल्स पे, उसके इंटरनल ऑर्गन्स पे, उसके एक्सटर्नल बॉडी पे, आप सब जगह, उसकी स्किन पे, उसकी आईज पे, उसकी हेयरिंग कैपेसिटी पे, आप देखोगे मल्टीपल इंपैक्ट्स आते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ड्यू टू एजिंग। तो देखो लिखा हुआ है एजिंग इज इनएविटेबल, होना ही होना है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड टिश्यूज, ठीक है। अब ये जेनेटिक्स से भी इंपैक्ट करता है, कुछ लोगों की जल्दी एजिंग हो जाती है, कुछ को टाइम लगता है, और उसके साथ साथ मल्टीपल फैक्टर्स से भी ये अफेक्टेड होता है, जैसे डाइट किसने कैसी ली, एक्सरसाइज करी या नहीं करी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसा एक्सपोजर है, कितने पॉल्यूटेंट्स में रहते हो, रेडिएशन कितनी है जिस एरिया में आप रहते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स से बच्चों इंपैक्ट करता है। अब देखो अगर हम एजिंग की बात करें तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो एजिंग में सबसे पहले आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब कि आप कितना एक मसल से फोर्स जनरेट कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप भी करो, आपके पेरेंट्स को भी करवाओ, ताकि उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ रिड्यूस ना हो और वो उनकी मसल्स तकड़ी रहे, वो ज्यादा टाइम तक काम कर पाए, राइट। देखो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमल फोर्स दैट अ मसल और मसल ग्रुप कैन जनरेट। Men and women usually attain their highest strength levels between 20 से 40, राइट। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। दूसरा क्या है, न्यूरल फंक्शन। न्यूरल का क्या मतलब है बेटा, हमारी नर्व्स, हमारी नसों के फंक्शंस की बात कर रहा है, हमारे ब्रेन के फंक्शन की बात कर रहा है। तो विद एजिंग न्यूरल फंक्शंस भी धीरे धीरे हमारे डाउनफॉल पे जाने लगते हैं। 40% डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्पाइनल कोड एक्शंस and 10% decline in the nerve conduction reflects cumulative effect of aging on the central nervous system। ठीक हो गया बेटा। तीसरा आ रहा है एंडोक्राइन चेंजेस विद एजिंग। एंडोक्राइन चेंजेस का क्या मतलब होता है बच्चों, जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, उन हॉर्मोन्स में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से मल्टीपल हमें डिजीजेस भी देखने को मिलती हैं, जैसे थायराइड देखने को मिलता है, जैसे हमें ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, जैसे हमें हार्ट डिजीजेस देखने को मिलती हैं, ये भी एजिंग के साथ आ जाती हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ होस्ट ऑर्गन ग्रैन, माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स हॉर्मोन्स and a target or receptor organ. Approximately 40% individual between 65 and 75 years and 50% older than 80 have impaired glucose tolerance leading to diabetes देखने को मिलती है, थायराइड देखने को मिलता है। ये सारी एजिंग की वजह से हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो बच्चों इंपैक्ट मसल्स पे होगी, नर्व्स पे होगी, हॉर्मोन्स पे होंगी। इसके बाद पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी बेटा रिलेटेड टू लंग्स होता है, हमारे लंग्स पे भी हम लोग काफी सारा इंपैक्ट देखते हैं एजिंग के साथ। मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द पल्मोनरी सिस्टम प्रोग्रेस विद एज टू कॉज डिटेरियोरेशन इन स्टैटिक एंड डायनामिक लंग फंक्शन। ठीक हो गया बेटा। कार्डियोवास्कुलर हमने पीछे देख लिया, हमारे हार्ट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे लंग्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा विद एजिंग। उसके बाद बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन में ओवरऑल जो 60 के बाद बॉडी मास जो है वो कम होता चला जाएगा। आप देखोगे मसल मास गिरता चला जाएगा, फैट जो है वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। लास्ट में आता है बोन मास, जो बेटा हड्डी का मास होता है, वो भी धीरे धीरे आपका कम होता चला जाता है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है
और धीरे 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 इंसान वीक होता चला जाता है। ये बच्चों इसमें आता है, ठीक है। अब आ रही है बच्चों इंजरी। इंजरी का क्या मतलब होता है? चोट लग जाना। अब यहाँ पे बच्चों इंजरी पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इंजरी बहुत ध्यान से समझ लेना, पिक्चर्स की मदद से समझ लेना, बहुत इजीली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, इंजरी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज रेफर्स टू द फिजिकल डैमेज कॉज टू टिश्यू। फिजिकल डैमेज हो गया बच्चों, हमें डैमेज हुआ टिश्यू को, बोन को या किसी ऑर्गन ऑफ द बॉडी को, जब हम एक्शन में थे या हम कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे थे तो कुछ डैमेज हो जाता है। अब बहुत सारे इंजरीज ऐसी होती हैं जो आउटर है, जो आपको दिखाई देंगी, कोई कट लग गया, कोई नील पड़ गया, कुछ भी इस तरीके की इंजरी आपको दिखेगी, राइट। और कुछ इंजरीज इंटरनल होती हैं, भाई कोई मोच आ गई, स्ट्रेन स्प्रेन, है ना, इस तरीके की इंजरीज इंटरनल होती हैं। तो आओ अब सारी इंजरीज को देखेंगे। देखो, एक होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हम किसको बोलते हैं? जहां पे हड्डी नहीं टूट रही भाई, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू का मतलब है कि आपकी हड्डी जो स्केलेटल है वो सही सलामत है, ठीक है। और जो हमारे पास आगे हम हड्डी वाली इंजरी देखेंगे उसमें आपकी बोन्स पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू में क्या है? हमारे पास कुछ इंटरनल है जो अंदरूनी होंगी जैसे स्ट्रेन और स्प्रेन, कुछ एक्सटर्नल है जो आपको बाहर दिखाई देंगी, जैसे मैंने नील व्हील बताया ना आपको, एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेसरेशन। आओ सबसे पहले बच्चों एब्रेशन देखो। एब्रेशन देख रहे हो, चोट लग जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल चलाते चलाते गिर गया बच्चा, तो वो घसीट लग जाती है ना हाथ पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एब्रेशन। एब्रेशन इज अ मेजर इंजरी यूजुअली अकर ड्यू टू फ्रिक्शन विद सर्टेन इक्विपमेंट। भाई कोई गिर गया, राइट, तो उसको एब्रेशन। देखो भाई साहब के एल्बो पे लगी चोट, ये देखो, देख पा रहे हो, ये एल्बो पे आ गया, या फिर ये इस तरीके से हाथ पे लग गई चोट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हम इसको बोल देते हैं एब्रेशन, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? कैसे आप बच सकते हो? वार्म अप करना है ताकि गिरो ना, चोट ना लगे। प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए। कंडीशनिंग का मतलब आपको प्रॉपर अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका मूवमेंट परफेक्ट है, आप जो भी चीज प्रैक्टिस कर रहे हो वार्म अप के साथ साथ कर रहे हो, तो आपकी कंडीशनिंग अच्छी निकल के आएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ गुड क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज करो। अच्छी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करते टाइम, कंपटीशन करते टाइम। उसके बाद प्लेयर को भी केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। उसके बाद सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, प्रोटेक्टिव गियर पहनने हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सके इंजरीज से। ये सब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एब्रेशन सबसे पहले आता है, एब्रेशन समझ गए। इसके बाद आता है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉन्ट्यूशन का मतलब जब डायरेक्टली आपको कोई चीज हिट कर देती है, राइट। जैसे नीला पड़ गया, देखो ये, देखो ये नील पड़ गया, देख रहे हो, ये नील पड़ गया, इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्ट्यूशन, राइट। ये पैर पे नील पड़ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्यूशन। फुटबॉलर्स को बहुत ज्यादा होता है कि अल्टीमेटली वो किक करा, सामने वाले के पैर पे लगा। कॉन्ट्यूशन इज अ मसल इंजरी, अ डायरेक्ट हिट और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ कॉन्ट्यूशन। ये माइनर एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, भाई कोई गिर गया, राइट, बम्पिंग इनटू समथिंग, या चोट लग गई, तो ये भी बच्चों बहुत कॉमन है, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, कबड्डी में काफी देखने को मिलती है। इसके भी प्रिवेंशंस ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम बच्चों। प्रिवेंशंस आप एक के याद करोगे दूसरे में सेम चल जाएंगे, देखो बिल्कुल सेम है वही। प्रॉपर वार्म अप लो, कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, कोर्ट साफ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल सेम है बच्चों, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास कौन सी आ रही हैं जो आपको नॉर्मली चोट में नजर आएंगी? देखो यहां पे हमने एब्रेशन देखा, कॉन्ट्यूशन देखा, अब लेसरेशन देखो। पहले तो एब्रेशन हो गया, कॉन्ट्यूशन हो गया, लेसरेशन। लेसरेशन क्या होता है हमारे पास? देखो कट लग गया, देखो बहुत तगड़ा कट दिख रहा है आपको, आंख के पास यहाँ पे कट लग गया, मतलब ये तो स्किन को एकदम कट होके दिख ही रहा है। पहले वाले में तो स्क्रैचेस थे, ठीक है, दूसरे वाले में नील पड़ गया, तीसरे वाला एक शार्प कोई कट लग गया इस तरीके का, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? लेसरेशन। इर्रेगुलर टीयर लाइक वोंड, ठीक है, कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा। इसका कॉज क्या होता है बच्चों? कोई स्किन हिट हो गई किसी तीखे ऑब्जेक्ट से, राइट। इसके साथ साथ प्रिवेंशन क्या है? प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करो, आई को प्रोटेक्ट करके रखो। ट्रीटमेंट क्या है? सरफेस को क्लीन करेंगे पहले, ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे और फिर वो बैंडेजेस लगाई जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इंसिशन। इंसिशन क्या होता है बच्चों? इंसिशन भी कट होता है बेसिकली, राइट।
इंसिशन में हम लोग कई बार देखते हैं कि एक तो था ये वाला, देखो लेसरेशन, ये ज्यादा सीवियर होता है, ये ज्यादा डीपर कट होता है बच्चों, मतलब ये ज्यादा डेंजरस होता है। इसका छोटा भाई है एक तरीके से इंसिशन छोटा मोटा कट है, देखो छोटा मोटा कट लग रहा है, लगेगा ये भी शार्प ऑब्जेक्ट से, वो भी। कई बार सर्जरी वगैरह करने के लिए डॉक्टर्स खुद कट करते हैं ना प्रॉपर करने के लिए, तो वो भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये इतना सीवियर नहीं होता। लेसरेशन ज्यादा सीवियर होता है, ये ज्यादा सीवियर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इंसिशन क्या है? इट इज अ कट मेड इनटू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू एक्सपोज द अंडरलाइंग टिश्यू, बोन और ऑर्गन, ठीक है। ये कैसे होता है? वही शार्प कोई ऑब्जेक्ट लगाया, कोई नाइफ लग गया, रेजर लग गया, ग्लास प्रिंटर लग गया, इस तरीके से हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है? हमें शार्प एजेस से बचना है, ठीक है। अगर लगी गया है तो पहले वॉश करो अच्छे से किसी एंटीबायोटिक के साथ, राइट, डेटॉल वगैरह यूज करते हैं हम लोग, उससे क्लीन कर लो। अगर कोई बेसिकली डस्ट वस्ट है, क्लीन कर लो, फिर उसको अच्छे से कवर करके, अगर टांकों की जरूरत है तो टांके लगाए जाएंगे, अदरवाइज नॉर्मली कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा के, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसको सही किया जाएगा, ठीक है। बढ़िया सर। अब हमारे पास आ रहा है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब क्या होता है? ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग हो गई, भागते भागते पैर मुड़ जाता है ना, देखो भागते भागते पैर मुड़ गया, हम लोग बोलते हैं पैर मुड़ गया, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेन। इट इज अ लिगामेंट इंजरी, इट मे अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग या टियरिंग ऑफ द लिगामेंट, ठीक है। मेनी थिंग्स कैन कॉज स्प्रेन। कैसे कैसे हो सकता है भाई? कोई गिर गया, कोई ट्विस्ट हो गया, कहीं से हिट हो गया एबनॉर्मल पोजीशन पे, तो ये सब बच्चों स्प्रेन में आता है। प्रिवेंशन क्या है? कैसे बचा जाए इससे बचने का तरीका, प्रॉपर वार्म अप करो, बिना वार्म अप के नहीं भागो, कंडीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, कोर्ट्स अच्छी जगह के होने चाहिए, वही सारी की सारी चीजें, रूल्स को फॉलो करना है। और प्रिवेंटिव गियर्स का यूज करो, अच्छी क्वालिटी के शूज पहनो, इस तरीके की चीजें आप इसमें लिख सकते हो। देन वी हैव स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है खिंचाव, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार बॉलिंग करते हैं, मैं बॉलिंग करता हूँ कई बार, जब बॉल करते करते मेरे यहाँ से बैक खिंच गई या फिर यहाँ से शोल्डर खिंच गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ये भी एक मसल इंजरी है बच्चों, ये माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। कई बार तो पूरा का पूरा मसल ही रप्चर हो जाता है, तो अगर कंप्लीट रप्चर हो गया तो अल्टीमेटली बहुत मुश्किल से हम उसको पार्ट को मूव भी कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है इसके अंदर, ठीक है, काफी पेन रहता है। अब प्रिवेंशन क्या है? सेम बिल्कुल वही, वार्म अप करो, अच्छे तरीके से वार्म अप करो, कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, सेम आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक हो गया बेटा। तो ये सारे के सारे हमारे सॉफ्ट टिश्यू में आ जाते हैं। ये सारे कौन सी इंजरीज हुई? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, चाहे वो स्ट्रेन हो, स्प्रेन हो, एब्रेशन हो, कॉन्ट्यूशन हो, लेसरेशन और इंसिशन हो। अब आ रहा है हमारे पास हार्ट टिश्यू इंजरीज। हार्ट टिश्यू इंजरी में बेटा क्या होने वाला है? हड्डी पे इंपैक्ट आएगा। हार्ट टिश्यू में बाबू हड्डी पे, बोन्स पे इंपैक्ट आएगा। इंजरी टू द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज हार्ट टिश्यू इंजरी। ये इंजरीज जो है मेनली बोन फ्रैक्चर्स होती हैं। इसके अंदर बाबू डिसलोकेशन भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। डिसलोकेशन में क्या होता है कि अपनी जगह से थोड़ी सी हिल गई है, डिसलोकेट हो गई है। फ्रैक्चर का मतलब टूटी गई, इसको हम फ्रैक्चर बोल देते हैं। अब देखो कई तरीके के फ्रैक्चर्स हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्ट्रेक, कम्यूटेटेड, ट्रांसवर्स, ओब्लीक, इंपैक्टेड। इसकी पिक्चर्स देख के समझ लेना, पिक्चर ही आएगी एग्जाम में, ठीक है। चलो, सबसे पहले डिसलोकेशन क्या होता है? डिसलोकेशन का मतलब होता है बेटा हड्डी अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई है, थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, आगे पीछे हो गई है। डिसलोकेशन आर जॉइंट इंजरीज दैट फोर्स द एंड्स ऑफ द बोन आउट ऑफ द पोजीशन से बाहर आ गई हैं। द कॉज इज ऑफन अ फॉल, कोई गिर गया या कोई किसी चीज से टकरा गया। समटाइम्स प्लेइंग अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कई बार कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जब वही कुश्ती वगैरह चल रही होती है तब इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। डिसलोकेशन, आपने कभी रोहित शर्मा की बहुत वायरल रील्स देखी होगी, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो फिर वो ऐसे करके सही कर लेता है अपना शोल्डर, देखा आप लोगों ने? तो क्रिकेटर्स का कई बार इस तरीके से डिसलोकेशन होता है, करना नहीं चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन ठीक है उसको आदत है तो वो कर लेता है। अ जॉइंट डिसलोकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लुक्सेशन, ठीक है। इसको हम लोग लुक्सेशन भी बोलते हैं अगर जॉइंट का डिसलोकेशन हो, जब एबनॉर्मल सेपरेशन हो, ठीक है। और पार्शियल डिसलोकेशन को हम क्या बोलते हैं? सबलक्सेशन। अगर पार्शियल है, थोड़ा बहुत डिसलोकेशन है, तो उसको हम सबलक्सेशन बोलते हैं, और पूरा ही हो गया है तो लक्सेशन बोल देते हैं, ठीक हो गया बेटा। कॉजेज क्या है बेटा इसके? वही है ट्रॉमा दैट फोर्सेस अ जॉइंट आउट ऑफ द प्लेस कॉजेज अ डिसलोकेशन। कई बार तो
ये होता है कि कोई तगड़ा एक्सीडेंट हो रहा है या आप लगातार किसी चीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, तब भी डिसलोकेट हो जाता है। तो लिखा हुआ है देखो, ट्रॉमा दैट फोर्सेस अ जॉइंट आउट ऑफ द प्लेस, उससे डिसलोकेशन होता है। एक्सीडेंट, फॉल, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल वगैरह, उसमें काफी सारी इस तरीके की इंजरीज हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं बच्चों, आप कब पहचानोगे कि डिसलोकेशन हो चुका है? बहुत ज्यादा पेन फील कर रहे हो उस एरिया में, स्वेलिंग है, ब्रूजिंग है, ब्रूजिंग का मतलब समझ तो रेड रेड हो रहा है पूरा का पूरा एरिया उस तरीके से, या नीला पड़ जाना। इनस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट स्टेबल नहीं, आप मूव नहीं कर पा रहे, एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चों सिम्टम्स हैं इसके। कैसे ठीक हो सकता है बेटा? ये आइसिंग करनी पड़ेगी आपको, आइस लगातार लगानी पड़ेगी और जॉइंट को एलिवेटेड रखना पड़ेगा, सीधा रखना पड़ेगा जितना हो सके। अब बच्चों कई बार एक्सट्रीम पेन होता है तो फिर डॉक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही उसको सही करता है। अगर नहीं हो पा रहा फिर सर्जरी करनी पड़ेगी भाई, सीधी सीधी सी बात है। तो देखो ट्रीटमेंट में क्या आता है, मेडिकेशन या फिर सर्जरीज। इसके बाद बेटा रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीहैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीहैब बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफेक्ट सर्जरी मैंने आपको बता ही दिया। देखो ये हमारे पास डायग्राम्स में अगर आप समझ पाओ, बहुत ध्यान से देख पाओ तो देखो नॉर्मल पोजीशन दी हुई है, हमारे पास एक नॉर्मल पोजीशन है। ये बहुत ज्यादा वाइट तो नहीं हो रहा? देखो सबलक्सेशन क्या होता है, पार्शियल, थोड़ा सा जगह से हिला है, थोड़ा सा। देखो ये बिल्कुल बीच में सेंटर में था ना ये वाला पार्ट, थोड़ा और बड़ा हो गया, आई गेस थोड़ा सा तो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ब्लैक पेन से दिखाऊंगा आपको। अगर देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे जॉइंट फिक्स्ड है, ये ऐसे फिक्स्ड है। अब अगर या तो ये थोड़ा सा हिले, पार्शली हिले बच्चों, अगर ये पार्शली हिला तो देखो ये वाला एरिया था, ये इधर से तो सेम है लेकिन यहां से उठ के ये इधर चला गया, थोड़ा सा हिला है, ठीक है। और यहां पे क्या है, यहां पे तो पूरा ही इधर शिफ्ट हो गया, राइट। तो ये देखो ये हमारे पास क्या बोला गया कि ये जो है नॉर्मल पोजीशन है, सबलक्सेशन और डिसलोकेशन, ठीक है बेटा। अब हमारे पास आ रहा है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है बेटा, हड्डी टूट ही जाना, डिसलोकेट नहीं हुई, टूट ही गई, ब्रेक ही हो गई। तो फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द बोन। फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बाय डायरेक्ट इंपैक्ट सच एज फॉल, सीवियर टैकल, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला फ्रैक्चर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है कि एक पार्ट पे बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेस दिया, उससे फ्रैक्चर हो गया। जिम में कई बार हो जाता है, जब लोग बेंच प्रेस मारते हैं ना, तो बेंच प्रेस में कई बार गलत उनका जो पोजीशन होती है वो गलत होती है, वो रिस्ट पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से रिस्ट की हड्डी टूट जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिस्ट फ्रैक्चर, जो स्ट्रेस की वजह से होता है मेनली। स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ एन एक्टिविटी टू क्विकली। प्रिवेंशन क्या है, आप लो इंपैक्ट एक्टिविटीज ऐड करो। अगर आपको वेट बढ़ाना भी है तो धीरे धीरे स्लोली बढ़ाओ, वार्म अप करके बढ़ाओ, तो फिर आपको फ्रैक्चर नहीं आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है भाई, रेस्ट करना पड़ेगा, कोल्ड थेरेपी, आइस पैक्स लगाने पड़ेंगे। आइस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी, आइबुप्रोफेन वगैरह, ये हमारे बाजार में बहुत इजीली मिल जाती है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट्स हैं, बताया जाता है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन होते हैं बच्चों। मैंने इस पर बहुत स्टडी करी थी। आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, जिसको हम आइबुपेरा भी बोलते हैं, डिक्लोफिनेक पैरासीटामोल, इसको हम डिक्लोपेरा भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देके जाती हैं और बहुत सारे कंट्रीज में ये बैन है, मिलती ही नहीं है, लेकिन हमारा तो भारत देश महान है, मिल रही है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक कब होता है, छोटे बच्चों को, जब बोन बहुत ही सॉफ्ट होती है, छोटे बच्चों में होता है ये मेनली। अ फ्रैक्चर इन अ यंग सॉफ्ट बोन, और जिसमें बोन बेंड हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। ये फ्रैक्चर्स मोस्ट कॉमन होते हैं फॉल से, छोटा बच्चा गिर गया, हो गया भाई फ्रैक्चर। प्रिवेंशन क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, कैल्शियम देने चाहिए बच्चों को खाने में ताकि बोन स्ट्रांग हो, ऐसे फ्रैक्चर ना हो, ठीक है। ओके सर, देन वी हैव कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड का क्या मतलब होता है बच्चों, कम्युनेटेड का मतलब क्रश हो जाना, पूरी बोन ही क्रश हो गई। यहां पे आप देख पा रहे हो, सिंपल फ्रैक्चर में हड्डी इस तरीके से, कम्युनेटेड क्रश ही हो गई, बिल्कुल टूट गई। और ओपन का मतलब तो निकल के बाहर ही आ गई स्किन से, उसको बोलते हैं हम ओपन फ्रैक्चर।
तो देखो ये कब होता है, कॉजेज वही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ट्रॉमा हुआ है बच्चों। प्रिवेंशन क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स रखनी है, कैल्शियम रिच फूड खाना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले एक्सरे कराओ, एक्सरे कराने के बाद बच्चों फिर डॉक्टर के पास सीधा जाओ, डॉक्टर चेक करेगा कि क्या वो हम उसके अंदर उसको सीधा करके स्टिक वगैरह लगा के सही कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो पूरा क्रश हो गया अगर, तो फिर उस सिनेरियो में सर्जरी ही होगी। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद ट्रांसवर्स होता है बच्चों। ट्रांसवर्स का मतलब ये बिल्कुल सीधा, बोन यहां से बिल्कुल सीधा टूट गई, उसको हम ट्रांसवर्स बोल देते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इज व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन। ठीक है, उसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। प्रिवेंशन इसमें भी वही है भाई, आपको जो भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एकदम से वेट नहीं बढ़ाना किसी भी चीज में। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो वार्म अप करके चलो, जितने भी आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो यूज करो। ये बाबू सब में सेम ही है, आप सब में सेम लिख के आओगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। ठीक हो गया, ओके। ट्रीटमेंट क्या है भाई, रेस्ट करो, मेडिसिन लो। ठीक है, एक बैक ब्रेस आता है TSL, उसको बांध के रखो ताकि बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो, मोशन ना हो और पेन धीरे धीरे ठीक हो। लेकिन एडवाइस यही होती है कि डॉक्टर को दिखाओ, खुद से डॉक्टर मत बनो। ठीक है, देन वी हैव ऑब्लिक। ऑब्लिक में क्या होता है बच्चों, डायगनली टूट जाना बोन का। पिछले वाला तो बिल्कुल सेंटर में से था ना, ये डायगनली है, तो अगर डायगनली टूटती है तो इसको हम ऑब्लिक बोलते हैं। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इसका भी बिल्कुल सेम है, कैल्शियम रिच फूड लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, वार्म अप करो। ट्रीटमेंट क्या है भाई साहब, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन चाहिए और रेस्ट चाहिए, ठीक हो जाएगा। देन वी हैव इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड में क्या होता है बच्चों, हड्डी टूटी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। सपोज ये बोन है, इस तरीके से जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है, ये टूटी और ऐसे इसके ऊपर चढ़ गई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पैक्टेड। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम टुगेदर। ठीक है, कॉजेस क्या होते हैं, जब कोई गिर जाता है बहुत हाइट से बड़े इम्पैक्ट के साथ, तब ऐसा होता है। प्रिवेंशन क्या है बच्चों, धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करो ताकि आपकी बोन स्ट्रांग हो सके, मेंटेन करो अच्छा इनटेक ऑफ कैल्शियम, वही। और ट्रीटमेंट क्या है बेटा, इसका सीधा डॉक्टर को दिखाओ भाई साहब, तभी सही हो पाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तैयार करो, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ और फिर चीजें समाप्त कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी 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 सून। टिल देन सी आर, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।